हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की क्लासेस आपके लिए हमेशा लेके आते हैं। और आज आपके लिए आज की क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से जो है हम आज 2 चैप्टर आपके कवर करेंगे, ठीक है। जो आपके इन्वायरमेंट के 2 चैप्टर हैं, एक आता है हमारा पर्यावरण और दूसरा चैप्टर इसके बाद आएगा। तो वो भी दोनों चैप्टर हम जो है एक ही वीडियो में जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टरों से मिला के बन सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और वीडियो को जो है आप अंत समय तक देखिए, ठीक है। तो चलते हैं पहले। तो देखिए हमारा पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण बेसिकली किसको कहा जाता है। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, ठीक है। तो यानी परि मतलब आसपास, ठीक है। और आवरण मतलब हमारे आसपास की जो वातावरण होता है, ठीक है। तो हमारे आसपास का वातावरण ही जो है हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रखती है, ठीक है। तो जैसा आपका हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है वह सभी पर्यावरण में आती है, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, ठीक है। तो इसमें जो है जैविक घटक भी शामिल होते हैं, अजैविक घटक भी आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो परितंत्र होता है जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से जो आपका परितंत्र बनता है। नेक्स्ट आता है एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है, अब जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जो है किस पे निर्भर रहता है, ठीक है। अनाज वगैरह हो गया, पेड़ पौधों पे, तो किसी पे भी निर्भर रहता है। यह जो है एक दूसरे पर बेसिकली निर्भर रहते हैं, जिसमें आपकी आहार श्रृंखला व आहार जाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। नेक्स्ट आता है मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ जाती है। तो जो आपकी मनुष्य की बेसिकली जो गलत टाइप की गतिविधियाँ होती है उसमें जो है उससे जो है हमारे पर्यावरण में गिरावट आ जाती है और इससे जो है विभिन्न समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है। जैसे आपकी ओजोन परत का ह्रास हो गया, ठीक है। और कचरे का निपटान हो गया, ठीक है। तो जैसा आपका ओजोन परत, जो आपकी जहरीली गैसें होती है, जो आपकी कारखाने हो गए, बेसिकली कारखानों से ही आपकी जो है यहाँ पे विभिन्न बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो उससे जो है ओजोन परत आपकी जो है यहाँ पे ह्रास होती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है परितंत्र। तो देखिए परितंत्र किसको कहते हैं। तो परितंत्र की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर जो है एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो आपके एक क्षेत्र के जितने भी जीव होते हैं या जैविक या अजैविक घटक जो भी होते हैं, इसको मिलाकर जो है आपका परितंत्र का यहाँ पे निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जो है जैविक यानी जीवित जीव जो होते हैं आपके, ठीक है। मनुष्य हो गए, एनिमल हो गया, आपके पक्षी हो गए, जितने भी जीव जंतु होते हैं छोटे बड़े, और जो आपके अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वायु, मृदा आदि से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। तो परितंत्र में बेसिकली आपका जो है जैविक घटक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। परितंत्र डैश करके लिख सकते हैं आप, जैविक प्लस अजैविक घटक। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है परितंत्र के परिकार, ठीक है। तो जो आपके परितंत्र होते हैं इसके बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा आता है मानव निर्मित परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र की बात करते हैं तो इस परितंत्र में जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रकृति में विद्यमान होते हैं ये आपका प्राकृतिक तंत्र कहलाता है। जैसा आपका उदाहरण के लिए आपका हो गया जंगल। तो जो जंगल है, जंगल क्या है, प्रकृति में विद्यमान है पहले से। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य ने जंगल बनाया, ठीक है। तो जंगल पहले से है, सागर पहले से है, झीलें, ये बेसिकली प्राकृतिक नेचुरल होते हैं। तो इनको जो है प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत ये आते हैं। दूसरा आता है मानव निर्मित परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत जो मानव द्वारा यहाँ पे निर्मित किए जाते हैं तो इन्हें जो है मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। जैसे आपका खेत हो गया, ठीक है, खेत ये मानवों द्वारा बनाए गए हैं। जलाशय मानव खुद बनाता है, बगीचे हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके परितंत्र होते हैं ये मानव निर्मित परितंत्र आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पे परितंत्र के घटक दिए हैं आपको। एक हो गया अजैविक घटक, दूसरा आता है जैविक घटक, ठीक है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत आता है आपका हवा हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया। तो ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आगे पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है 3 प्रकार के यहाँ पे जो है कैटेगरी आती है। पहला आता है उत्पादक, दूसरा आता है उपभोक्ता, तीसरा आता है अपघटक, ठीक है। तो इसमें आपकी उपभोक्ता की भी 4 श्रेणी यहाँ पे होती है। एक होती है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी और चौथा होता है परिजीवी, ठीक है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो कि आपको जो है रिवाइज करने में इससे आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है पहला अजैविक घटक।
तो जो आपका अजैविक घटक होता है, सभी निर्जीव घटक, जैसे निर्जीव घटक जो होते हैं आपके, हवा हो गया निर्जीव है, पानी हो गया, भूमि हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, तो ये मिलकर आपका जो है अजैविक घटक बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अजैविक घटक में आपके जो है निर्जीव घटक यहाँ पे होते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, निर्जीव घटक। और इसमें जो आपके आ जाएंगे, हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, तापमान आ जाएगा अजैविक घटक में, यानी इसमें जो है आपके जीव जंतु नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जैविक घटक, जैसे कि आप अजैविक, ठीक है, ओ मतलब नहीं, जैविक मतलब जीव जंतु इसमें नहीं है, ठीक है, तो अजैविक घटक, तो यहाँ पे आ जाएगा जैविक घटक। तो जैविक घटक में वही सभी घटक होते हैं जो आपके, जिनमें जो आपकी प्राण होते हैं या जो आपके सजीव होते हैं, जैसे आपके पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, फफूंदी होगी, तो ये मिलकर सारे जो है यहाँ पे जैविक घटक आता है, मिलकर जैविक घटक बनाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जैविक घटक के मुख्य यहाँ पे किस किस से बने होते हैं, तो पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये तीन ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में हवा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये तीन इसके जो है सही आंसर हो जाएंगे और ये यहाँ पे इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आहार के आधार पर जो है जैविक घटकों को जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो जो आपका आहार होता है, इसके आधार पर, जैसा कि हमने पढ़ा था, उत्पादक, उपभोक्ता और आपका जो अपघटन, इस तीन आधार में पढ़ा था, ठीक है। तो पहला आता है आपका उत्पादक, ठीक है। तो आहार के आधार पर बेसिकली जैविक घटकों को यहाँ पे इस प्रकार से बांटा गया है। पहला आता है उत्पादक। तो उत्पादक वो होते हैं जो सभी हरे पौधे हो गए, आपके नील हरित शैवाल हो गए, जो अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी जो भी आपके पौधे होते हैं वो आपके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है यहाँ पे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है। तो जो भी जैविक घटक आपके जैसे पौधे हो गए, ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो ये आपके उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता ऐसे जीव जो है अपने निर्वाह के लिए जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे मनुष्य हो गया, तो कुल मिला के आपको ये बात याद रखनी है, जो उपभोक्ता होता है वो दूसरों पर जो है अपना भोजन निर्भर करता है, और जो उत्पादक होता है ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। तो उपभोक्ताओं को यहाँ पर जो है निम्न प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। पहला आता है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा परजीवी, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। तो शाकाहारी के अंतर्गत पौधे व पत्ते खाने वाले, ठीक है। तो जो आपके पौधे खाते हैं यानी पत्ते खाते हैं, जैसे आपकी बकरी होगी, हिरन हो गया, आपकी गाय होगी, ठीक है, भैंस होगी, तो ये क्या है, ये सभी आपके जो है शाकाहारी घटक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मांसाहारी। तो मांसाहारी में वे आते हैं जो आपके मांस खाने वाले होते हैं, ठीक है। शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी आपके मांस वगैरह खाते हैं तो इनको जो है मांसाहारी घटक में यहाँ पे लिखा जाता है। तीसरा आता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में वो घटक आते हैं जैसे आपके पौधे व मांस दोनों खाने वाले, यानी आपके जो पौधे होते हैं उनको भी खाते हैं और मांस वगैरह दोनों खाते हैं। जैसा आपका कौवा हो गया, ठीक है, जो आपके पक्षी होते हैं, तो पक्षी प्रजाति बेसिकली जो आपकी मांस वगैरह भी खाती है और आपका जो घास वगैरह होती है तो उसको भी खाती है यहाँ पे। तो ये आपके जो है सर्वाहारी में आ जाएंगे, ठीक है। मनुष्य हो गया आपका, मनुष्य आपको पता है मांस का सेवन भी करता है और आपका जो है पेड़ पौधों का सेवन, तो पौधों का सेवन इस प्रकार से करता है जैसे आपकी सब्जियां होगी, ठीक है। तो सब्जियां क्या है, सब्जियां भी एक प्रकार के आपका जो है पौधा है। तो मनुष्य जो है पौधों का यहाँ पे उपभोग करता है और आप जो होता है मांसों का भी यहाँ पे उपभोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका परजीवी। तो परजीवी में जो है दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, ठीक है। तो जैसे आपके परजीवी वो जीव होते हैं जो आपके दूसरे के शरीर में जीव पाए जाते हैं। जैसे आपके जूं हो गए, तो जूं क्या होते हैं, मानव के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बंदर होते हैं उनके शरीर में भी पाए जाते हैं। तो जूं बेसिकली किसी भी जहाँ पे रहते हैं वो जो है दूसरे के शरीर में रहते हैं और उन्हीं से जो है भोजन वहाँ से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके जो है जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसा आपका अमरबेल हो गया, तो इस प्रकार के घटक जो है आपके परजीवी कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका अपघटन। तो अपघटन वह होता है फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को जो है सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। तो अपघटक आपको जो है बेसिकली वह कहलाएगा जैसे आपके फफूंदी हो गए या जीवाणु हो गए जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जो है जटिल पदार्थों को जो है सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। यानी आपका जो बड़ा पदार्थ होगा, जटिल पदार्थ होंगे, उनको जो है यहाँ पे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है अपघटन स्रोतों की भरपाई की मदद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपघटक स्रोतों की भरपाई से में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, जो अपघटक होते हैं वो बेसिकली जीवाणु और फफूंदी वगैरह होते हैं। ये आपके जो है
जो मरे हुए जीव या पौधे वगैरह होते हैं तो इनको जो है जटिल पदार्थों से आपके सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ते हैं, आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो है एक जीव दूसरे जीव का भोजन के रूप में यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, तो जैसे आहार श्रृंखला आपको पता है, आहार बेसिकली उसको बोला जाता है जो आपका जो है भोजन किया जाता है। तो आहार श्रृंखला में एक जीव जो है दूसरे जीव का यहाँ पे भोजन करता है। जैसा आपका उदाहरण के लिए हो गया घास, तो घास घास को जो है यहाँ पे हिरण खाता है, हिरण को यहाँ पे शेर खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घटक आपके जो है यहाँ पे श्रृंखला चलती है। नेक्स्ट आता है एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जो है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। तो एक आहार श्रृंखला में जैविक घटक यानी उन जैविक घटकों को जिसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा जो है एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से जो है दूसरी चीज़ में यहाँ पे स्थानांतरण होती है, तो उसको जो है पोषी स्तर यह आपका कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। तो एक ही आहार श्रृंखला अगर आपकी होगी तो वहाँ पे जो है ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण इधर को हो रहा है। ठीक है, तो घास से हिरण, हिरण से आपका शेर, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है हरे पौधे जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। तो जो आपके हरे पौधे होते हैं यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो हरे पौधे होते हैं 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है वो उसको जो है अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को जो है 1% यहाँ पे अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है 10% नियम। ठीक है, तो ये आपका 10% नियम है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल जो है 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जो भी आपके एक पोषी स्तर होते हैं इससे जो है अगर आपका दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा जो है वर्तमान पोषी स्तरों में जैव क्रियाएं में उपयोग होती है। तो जो आपकी जितने भी शरीर में आपकी जैव क्रियाएं होती है वो जो है 90% ऊर्जा से उसका जो होता है, लेकिन अगर ऊर्जा स्थानांतरण की बात करें तो ये केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण यहाँ पे होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए जो है ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्य तो 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की जो है बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता के लिए जो है ऊर्जा की बहुत कम मात्रा यहाँ पे उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्य तो 3 अथवा 4 ही चरण यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 आपको डायग्राम दिए गए हैं। पहला आ गया आपका उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। अगर ऊर्जा बहाव की बात करें तो जो आपका उत्पादक होता है यहाँ पे जो है 1000 किलो जूल होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसका उपयोग जो है 100 किलो जूल तक कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये 10% हो गया। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो आपका जो है 10 किलो जूल तक यहाँ पे जो है ऊर्जा का जो है यहाँ पे प्रयोग करता है। तीसरा आता है तृतीय उपभोक्ता। तो जो है ये अगर उत्पादक से जो है तृतीय उपभोक्ता तक पहुंचती है तो ये आपका जो है 1 किलो जूल ही यहाँ पे पहुंचेगा, यानी आपका जो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पे जो है ऊर्जा पहुंचती है। तो ये पॉइंट आपको जो है यहाँ पे याद कर लेना है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जैव संवर्धन। तो जैव संवर्धन की बात करें तो ये आपका आ जाता है आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से जो है दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जो है जैव संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैव संवर्धन ठीक है इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। अगला आता है ऐसे रसायनों में सबसे अधिक मात्रा जो है मानव शरीर में होती है। तो जो आपके इस प्रकार के रसायन होते हैं इनमें जो है सबसे अधिक मात्रा जो है आपकी मानव शरीर में होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आहार जाल। तो आहार जाल की बात करें तो आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो आपकी जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है वो आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल के रूप में धारण करती है और उसे जो है आहार जाल कहते हैं। ठीक है, तो आहार जाल बेसिकली आपका इस प्रकार का जाल है या इस प्रकार का आपका जो है चक्र कहलाएगा, जिससे जो है एक चीज़ जो है दूसरे पे यहाँ पे निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये पौधा है। ठीक है, तो पौधे को जो है तिलचट्टा खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सांप जो है मेंढक, उसके बाद जो है सांप को जो है यहाँ पे चील खा रहा है, चील यहाँ पे चूहे को भी खा रहा है। ठीक है, चूहा आपका पौधे पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका घटक यहाँ पे चलता रहता है, तो इससे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण की समस्याएं। तो पर्यावरण की जो समस्याएं होती है, पर्यावरण में बदलाव हमें जो है प्रभावित करता है। जैसे आपको पता है पर्यावरण में अगर आपका बदलाव होगा, अगर जैसे बाहर गर्मी होगी तो आप पे जो है यहाँ पे उसका जो है इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसलिए पड़ता है, अगर गर्मी बाहर होगी तो आपको गर्मी महसूस होगी, ठंडा होगा तो आपको जो है सर्दी महसूस होती है।
तो और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को महसूस करती हैं। तो जो आपकी गतिविधियां होती हैं जिस विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में, तो वो भी जो है पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, ठीक है। तो इससे पर्यावरण में आपको पता है धीरे धीरे गिरावट आ रही है, यानी आपका जो है पर्यावरण यहाँ पे दूषित होता जा रहा है, जिससे पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसा आपका प्रदूषण हो गया, वनों की कटाई, तो जैसा आप प्रदूषण हो गया, ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह आप चला रहे हो, तो उससे क्या होता है आपका जो है वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है। तो जितनी अधिक गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा आपका जो है वायु प्रदूषण यहाँ पे उत्पन्न होने का खतरा रहता है। अगला आता है वनों की कटाई। तो जितनी ज़्यादा आपकी वनों की कटाई होगी उतनी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से था। नेक्स्ट आता है ओजोन परत। तो ओजोन परत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे बनने को देख सकते हैं आप। तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर जो है एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेती है। तो जो आपकी ओजोन परत होती है ये बेसिकली सूर्य से आने वाली जो आपकी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है इनको अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जो है जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, जैसे आपका त्वचा रोग हो गया, कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, कमजोर रक्षा तंत्र हो गया, पौधों का नाश हो गया, तो इससे बेसिकली यह रक्षा करता है, ठीक है। तो जो ओजोन परत होती है वो हमें जो है हम पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य से आने वाली पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि बीच में आपकी जो है ओजोन परत होती है, ठीक है। तो इससे जो है ओजोन परत अगर नहीं रहेगी तो आपकी जो है पराबैंगनी किरणों से यहाँ पे त्वचा रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, कमजोर परिरक्षा तंत्र हो सकता है, पौधों आदि का जो है नाश हो सकता है, यानी बेसिकली यह है कि पौधों को डैमेज वगैरह पहुंच सकता है। अगला पॉइंट आता है मुख्य रूप से जो है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो जो आपका ओजोन परत होता है वायुमंडल में, जो समताप मंडल होता है उसमें बेसिकली आपकी जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, ठीक है। तो जमीनी स्तर पर जो है ओजोन परत एक घातक जहर है। अगर जो है ओजोन एक घातक जहर है, ठीक है। तो अगर आपकी जो है जमीन पर अगर आपकी पराबैंगनी किरणें आ जाएगी तो ये आपका बेसिकली जो है एक घातक होता है। नेक्स्ट आता है ओजोन का निर्माण। तो देखते हैं ओजोन का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है। तो ओजोन का निर्माण जो है निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो जो ओजोन गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण आती है, तो ये आपका जो है O+O, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे दो अणु बनते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के दो अणु होंगे, एक अणु और ऑक्सीजन का आएगा, तो यहाँ पे जो है O3 ओजोन बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ओजोन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा O3, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ओजोन का फॉर्मूला लिखे, तो आपको यहाँ पे O3 कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है ओजोन परत का ह्रास। तो जो आपकी ओजोन परत हो रही है इसका बेसिकली ह्रास क्यों हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1985 में पहली बार जो है अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी, जिसे जो है ओजोन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जगह पे जो है आपका जो है ओजोन में छिद्र यहाँ पे देखा गया था, ठीक है। तो ओजोन परत में छिद्र आप मान सकते हैं कि जो अंटार्कटिका में यहाँ पे देखा गया था, ठीक है। और कब देखा गया था 1985 में, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको यहाँ से याद रखनी है। पहली बात जो है 1985 में, और अंटार्कटिका में यहाँ पे ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी। दूसरा आता है ओजोन की मात्रा जो है इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण जो है मानव संश्लेषित रसायन जो कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है को माना गया है। तो जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इससे बेसिकली ओजोन परत की जो है ओजोन परत पर आपका जो है प्रभाव पड़ता है, जिसका उपयोग जो है शीतलन एवं अग्नि शमन के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसका उपयोग बेसिकली जो शीतलन होता है यानी आपके लुब्रिकेंट होते हैं उसमें किया जाता है, और जो आपके अग्निशमक होते हैं यानी अग्नि बुझाने वाले यंत्र होते हैं तो उनमें बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने। नेक्स्ट आता है आपका 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी जो आपका UNEP है, इसने जो है यहाँ पे सर्वानुमति से बनी CFC के उत्पादन को जो है 1986 स्तर पर यह समिति रखा जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका 1987 में आपका 1987 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम था, इसमें जो है अनुमति दी गई थी कि आपको जो है 1986 में आपका जो है यहाँ पे जो है इस समिति को यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका कचरा प्रबंधन। तो जो कचरा प्रबंधन होता है आज के समय में जो है अपशिष्ट निपटारण जो है एक मुख्य समस्या है, ठीक है। जो आपका कचरा है इसका निपटारण आपका बेसिकली एक प्रमुख समस्या होती है, ठीक है। जो आपके कचरा होता है उसको जो है कहाँ फेंकना है, किस जगह पे फेंकना है, तो ये आपकी जो है प्रमुख समस्या होती है।
जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और हमारी जो है जीवन शैली का कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा जो है कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो जो हमारी जिस प्रकार की आजकल की जीवन शैली है, वहाँ से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार का कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जैसा आप देखते होंगे कुरकुरा वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, प्लास्टिक वगैरह जो है प्रकृति में यहाँ पे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, कचरा आपका बढ़ता है, ठीक है। तो यह आपका बेसिकली जो है यहाँ पे प्रदूषण का निर्माण करता है। तो कचरे में जो है निम्न पदार्थ होते हैं। तो कचरे में बेसिकली किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला आता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जो 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 जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, इनमें जो है सूक्ष्म जीवों के कारण जो है छोटे घटकों में बदल जाते हैं। जैसे आपके फल होगी, सब्जियां होगी, के छिलके हो गए, सूती कपड़ा हो गया, जूट हो गया, कागज हो गया। तो ये बेसिकली इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका जो है आसानी से जो है अपघटन तो हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो है ज़मीन में आसानी से अपघटन हो जाता है। तो इनसे जो है ये छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं। जैसे आपके फल सब्जियों का छिलके हो गया, ठीक है, सूती कपड़ा हो गया, जूट हो गया, कागज हो गया। तो ये आपका जो है यहाँ से जो आपके छोटे जीव होते हैं इसका ये अपघटन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है, इनमें जो है सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इनमें जो होता है आपका जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसको जो है परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः आते हैं प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो जो आपका प्लास्टिक होता है इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को होता है। पॉलीथीन हो गई आपकी, ठीक है, संश्लिष्ट रेसे हो गए, धातु हो गए, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हो गए। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को जो है छोटे छोटे घटकों में यहाँ पे बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में जो है विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके एंजाइम होते हैं वो बेसिकली जो है पदार्थों का यहाँ पे अपघटन करते हैं। लेकिन अगर बात करें आपका प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो इस प्रकार के पदार्थ का जो है यहाँ पे एंजाइम अपघटन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है इनका जो है यहाँ पे अपघटन नहीं हो सकता। जैसा आपने देखा होगा कहीं पे लिखा रहता है जैविक कूड़ादान, ठीक है। तो जैविक कूड़ादान में वह कूड़ादान होता है जहाँ पे क्या होता है, जो कि आपके छोटे छोटे जीव होते हैं वो उसका अपघटन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसा आपका कभी जैसे बासी खाना बच गया, ठीक है, तो उसका तो आसानी से अपघटन हो जाता है। लेकिन आपका जो अजैविक पदार्थ होते हैं, जैसा आपका अजैविक कूड़ादान रहता है, ठीक है, तो अजैविक वह होता है जिसका जो है अपघटन नहीं हो सकता है जीवों के द्वारा। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है। अगला आता है आपका कचरा प्रबंधन की विधियाँ। तो जो आपका कचरा प्रबंधन होता है इसकी बेसिकली क्या क्या विधियाँ होती है इसको यहाँ पे पढ़ने वाले। तो पहला आता है जैव मात्रा संयंत्र। तो जो जो जैव मात्रा संयंत्र होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो जैव जो है निम्नीकरण पदार्थ जो आपका कचरा होता है, इस संयंत्र द्वारा जो है जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो आपका कचरा होता है इस संयंत्र से बेसिकली आपका जो आपका कचरा होता है इसको जो है खाद के रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सीवेज उपचार तंत्र। तो नाली के पानी जो होते हैं इसको नदी में जाने से पहले जो है इस तंत्र द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं एक जो है नमामि गंगे वाला आपका जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड में। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे जो है जो भी नदी में जाने वाला जो गंदा पानी होता है इसका पहले जो है अपघटन किया जाता है। तो इससे जो है वह पानी संशोधित किया जाता है। इससे जो है आपका जो है यहाँ पे सीवेज उपचार तंत्र नाम दिया गया है। अगला आता है कूड़ा भराव क्षेत्र। तो जो है कचरा जो है निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। तो जो आपके निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है आपका कचरा डाल दिया जाता है और फिर उस कचरे को वहाँ पे दबा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कंपोस्टिंग। तो जो आपका कंपोस्टिंग होता है यह जो है जैविक कचरा कंपोस्ट जो है जो आपका जैविक कचरा होता है यानी आप जिसका अपघटन होता है इसको जो है गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है और मिट्टी के द्वारा 3 महीनों में कचरा जो है खाद में बदल जाता है, ठीक है। तो जो आपका कचरा होता है वो उसका जो है यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके जीव होते हैं वो उसका बेसिकली यहाँ पे अपघटन कर देते हैं। तो इसका अपघटन कर देंगे तो ये आपका जो है खाद के रूप में यहाँ पे बदल जाएगा। नेक्स्ट आता है पुनःचक्रण। तो पुनःचक्रण में आपका जो है अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे कचरा हो गया पुनः इस्तेमाल के लिए जो है नए पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो पुनःचक्रण में बेसिकली जो आपके आते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का यहाँ पे पुनःचक्रण कर सकते हैं। जो आपके प्लास्टिक होते हैं इसका जो है दोबारा से इस्तेमाल करके जो है इसका जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, तो इस प्रकार के जो आपके यहाँ पे होते हैं तो इनको जो है यहाँ पे पुनःचक्रण विधि से द्वारा जो है यहाँ पे दोबारा प्रयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग में जो है यह एक जो है पारंपरिक तरीका है। इसमें जो है एक वस्तु को पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं और उदाहरण जैसे आपके अखबार के लिफाफे हो गए, ठीक है। तो जैसे अखबार हो गया तो अखबार को आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। तो अखबार से आप लिफाफे वगैरह बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है एक
प्रकार का जो आपका कूड़ा बेसिकली बना होता है, तो उसको जो है आप दोबारा इस्तेमाल के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। एक बार जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पोषी स्तर क्या है, सीएफसी और यूएनईपी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है, ये भी बता दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उन विकिरणों का नाम लिखिए जो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है, ये भी बता दिया। द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसे प्राप्त होती है, तो आपको पता है इसमें होती है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, बता दिया है। कौन सी निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दो परजीवी के नाम लिखे, बता दिया है जो है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, तो ये भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम सीधे अगले चैप्टर पे। तो दोस्तों अगला चैप्टर आता है आपका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें अगला चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको जो है इसमें आपके जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इसमें 2 चैप्टर जो पर्यावरण के आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, और जो है अपना फीडबैक आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगला आता है तो इसमें आता है आपका जो है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन बेसिकली वे संसाधन होते हैं जो कि हमें प्रकृति ने दिए हैं, यानी आपके जो है प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, ठीक है, तो इनको जो है प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है और जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका मिट्टी हो गया, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मिट्टी को खुद ही यहाँ पे निर्माण किया होगा। वायु की बात करें तो ये प्रकृति में पहले से है। जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन्य जीवन हो गया या वन हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की बात करें तो ये आपका जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक आते हैं समाप्य संसाधन और जो आपके जो दूसरे होते हैं असमाप्य संसाधन। तो समाप्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो आपके समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ही समय में आपके जो है सीमित मात्रा में यह पाए जाते हैं और आप समाप्त हो सकते हैं। लेकिन असमाप्य की बात करें तो ये है असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वो जो है आपके समाप्त होने के चांसेज आपके जो है नहीं होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, तो जो आपके सीमित यहाँ पे आप इसको समाप्य को बोल सकते हैं सीमित संसाधन, ठीक है, और इसका जो है दूसरा नाम जो आपका असमाप्य संसाधन है, इसका जो है असीमित संसाधन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आता है ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। जैसा आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो जैसा आपको पता है कोयले के जो है निश्चित भंडार होते हैं, पेट्रोलियम का कोई भंडार होगा तो वो आपका निश्चित होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे अगर आपका पेट्रोलियम का ये भंडार होगा ज़मीन के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको अपनी तरफ से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इसको जो है आप किसी भी प्रकार से इसमें वृद्धि नहीं कर सकेंगे और जो है ये आपका निश्चित भंडार आपका होता है। तो यह आपका जो है समाप्य संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट आता है असमाप्य संसाधन यानी असीमित संसाधन, ठीक है, तो ये जो है असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वो समाप्त नहीं हो सकते हैं। जैसा आपका वायु हो गया, ठीक है, वायु हो गया, वायु क्या है असीमित मात्रा में। मिट्टी हो गई आपकी क्या है असीमित मात्रा में, ठीक है, वन हो गया आपके असीमित मात्रा में, ठीक है, तो ये आपके जो है असमाप्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला आता है यहाँ से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए वो इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो जो जितने भी आपके प्रकृति में संसाधन होते हैं इनको जो है बचाए रखना है अगर आपको, तो है इसकी जो है प्रबंधन की आवश्यकता होती है, यानी इसकी जो है व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ताकि यह जो है अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधन का जो है शोषण न हो, ठीक है। तो जो भी आपके जैसे आपके कोयला संसाधन होगी, आपके पेट्रोलियम संसाधन होगी, तो इनको जो है अगर आपको जो है लंबे टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक आपको चलाना है तो आपको जो है इसका जो है संशोधन करना पड़ेगा, जो है इसमें जो है इसका यूज़ कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको बेसिकली आपका जो है सीमित संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, तो इनका जो है प्रबंधन करना ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कहलाता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया है, ठीक है, तो जो भी आपका पर्यावरण होता है तो पर्यावरण को बचाने के लिए आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम भी यहाँ पे लागू किया गया है, राष्ट्रीय अधिनियम भी यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। इसी में आता है आपका गंगा कार्य परियोजना। तो गंगा कार्य परियोजना, यह कार्य परियोजना जो है करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे जो है 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जैसे आपको पता है गंगा कहाँ से शुरू होती है, तो गंगा आपका जो है देवप्रयाग में आपकी बनती है, ठीक है, तो देवप्रयाग से जो है आपकी यहाँ पे गंगा बनती है। तो जो है इसको जो है स्वच्छ करने के लिए यहाँ पे जो है करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया था, जो कि आपका जो है 1985 में आपका बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1985 में गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आता है जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने के लिए कुछ कारक हैं, ठीक है। तो जो आपकी जल की गुणवत्ता होती है या आपका प्रदूषण होता है, इसको मापने के लिए बेसिकली कुछ यहाँ पे कारक
आपके दिए गए हैं। पहला आता है इसमें, जल का पीएच जो है आसानी से सार सूचक की मदद से मापा जा सकता है। तो जो आपका जल का पीएच मान होता है, इसको बेसिकली आप आसानी से यहाँ पे जो आपका सारो सूचक होता है उससे आपका मापा जा सकता है। ठीक है, तो जल का पीएच मान देख के आप बता सकते हैं कि यह जल जो है कितना ज़्यादा इसमें जो है एसिड पाया जा रहा है, कितना ज़्यादा इसमें यहाँ पे क्षार यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो है जल का पीएच आप बता सकते हैं कि यो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा क्षारीय होगा, यह आपके लिए उतना ही अधिक हानिकारक यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट आता है, जल में जो है कॉलीफॉर्म जीवाणु। तो जो आपका कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है जो कि मानव की आंत में पाया जाता है, की उपस्थिति में जल का संदूषित होना दिखाता है। ठीक है, तो जल में अगर आपका कॉलीफॉर्म जीवाणु होगा तो वह आपका जो है जल का संदूषित होना दिखाएगा। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जल में जो है कौन सा जीवाणु की उपस्थिति से जो आपका जल जो है दूषित दिखाई देता है, तो आपका आ जाएगा कॉलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, पर्यावरण को बचाने के यहाँ पे जो है 3 आर दिए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं बेसिकली, जो जिनको कि हम जो है 3 आर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो ये आपके जो है क्या क्या यहाँ पे होते हैं, तो इनको हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें आता है पहला आपका कम उपयोग। ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूस, रिड्यूस हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका पुनर्चक्रण वाला, आ जाएगा आपका रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकिल यानी आपका पुनर्चक्रण। तीसरा आ जाएगा पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग को आपका बोला जाता है रीयूज। ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा और यूज का मतलब ठीक है पुनः उपयोग करना। रिसाइकिल यानी पुनः साइकिल आपकी होगी। कम उपयोग, रिड्यूस का मतलब तो यही होता है आपका जो है कम से कम उपयोग करना। ठीक है, तो 3 आर का मतलब बेसिकली यही होता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से जो है 3 आर के टाइप हैं। तो पहला आ जाएगा आपका रिड्यूस, दूसरा आ जाएगा आपका रिसाइकिल और तीसरा आ जाएगा आपका रीयूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिड्यूस, दूसरा आ जाएगा रिसाइकिल, तीसरा आ जाएगा आपका रीयूज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 आर ये होते हैं, तो इनको पढ़ते हैं। तो कम उपयोग, ठीक है, यानी आपका जो है रिड्यूस होता है। तो जब आवश्यकता न हो तब जो है पंखे और बल्ब का जो है स्विच बंद करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता है जब आवश्यकता नहीं होती है तो कई लोग जो है जो आपके बिजली होती है उसकी जो है खपत करते रहते हैं, तो उसको आपको बेसिकली यहाँ पे खपत करना कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टपकते नल को ठीक करना। ठीक है, तो जो आपके टपकता हुआ नल है, जैसे पानी, कई नल होते हैं जो आपके खराब रहते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं पानी पीते हैं नल को खुला छोड़ देते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है आपको, जो है यह आपको बंद करना है। तीसरा आता है आहार भोजन को न फेंकना। तो जो आपके भोजन वगैरह होते हैं, कई लोग भोजन की बर्बादी करते हैं, तो आपको जो है भोजन को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो यह आपका जो है यहाँ पे रिड्यूस के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पुनः चक्रण। ठीक है, तो रिसाइकिल के अंतर्गत जो है कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जो कि आपके जो है प्लास्टिक होते हैं, कांच होते हैं, धातु को जो है अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। तो बेसिकली आपका जो है पुनः चक्रण में यानी आपका रिसाइकिल में यही होता है, जो आपके जो है जितने भी पदार्थ आपके आपने यूज़ कर लिए हैं उनका जो है दोबारा से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उनको बेसिकली आपको इसी प्रकार से वेस्ट नहीं करना है, जैसे आपके प्लास्टिक हो गए, कांच हो गए, धातु हो गए, तो इनका जो है दोबारा से यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता है। तीसरा आता है आपका पुनः उपयोग। ठीक है, जिनको कि हम रीयूज बोलते हैं। तो चीज़ों को फेंकने के बदले उनका जो है बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जैसे आपकी कई चीज़ें होती हैं जो कि आप एक इस्तेमाल के बाद दूसरे इस्तेमाल में यहाँ पे जो है उपयोग में ला सकते हैं, तो ये आपका जो है कम उपयोग यानी आपका जो है पुनः उपयोग यानी आपका रीयूज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है आपका पुनः इस्तेमाल उपयोग। ठीक है, तो जो आपके पुनः इस्तेमाल यहाँ पे हो सकते हैं पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इनमें जो है ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बेहतर माना जाएगा वो आपका जो है रीयूज माना जाएगा। तो रीयूज जो है आपका सबसे बेहतर इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये आपका जो है पुनः चक्रण से बेहतर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी क्या होती है, ऊर्जा की बचत आपकी होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इन तीनों आरों में जो आपका सबसे जो है बेस्ट आर होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आ जाएगा तीसरा वाला रीयूज वाला। ठीक है, यानी आपका जो है पुनः उपयोग वाला आपका जो है सही आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपकी ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट आता है हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो भी संसाधन होते हैं उनकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसके जो आपके कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं ये बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं। तो जो आपके संसाधन होते हैं आपको भी पता है ये आपकी सीमित मात्रा में यहाँ पे होते हैं। दूसरा आता है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इसके कारण जो है सभी संसाधनों की मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है काफ़ी कॉमन पॉइंट है। संसाधनों की आवश्यकता इसलिए भी होती है, प्रबंधन की आवश्यकता, जैसे कि आपको पता है अगर
जैसी स्वास्थ्य सेवाएं जो है आज की डेट में वैसी जो है आज से 20 साल पहले नहीं थी। तो अगर आपकी जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो उससे क्या होगा, जनसंख्या अच्छे से रहेगी, यानी आपकी जो है जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसके कारण क्या होगी, जो जितने भी संसाधन होंगे उनकी आपकी जो है मांग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका संपोषित विकास। तो संपोषित विकास की परिकल्पना जो है मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ जो है भावी संतति के लिए जो है संसाधनों का संरक्षण भी करना है। ठीक है, तो जो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जितनी भी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति है, इसके साथ जो है आने वाली पीढ़ी होगी वह भी आपका जो है इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमें जो है संरक्षण करना है। ठीक है, यानी इनको बचाना है, आपका जो है जितना उपयोग है उतना ही करना है, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। अगला आता है प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान रखना। तो अगर आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन की व्यवस्था करते हैं तो उसमें जो है आपको क्या क्या ध्यान यहाँ पे रखना है। पहला आता है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत ये प्राकृतिक संसाधन जो है भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो जितने भी आपके संसाधन हैं ये जो है आगे पीढ़ियों तक चल सकें। अगला पॉइंट आता है इसका वितरण जो है सभी समूहों में समान रूप से हो। ठीक है, तो इसका वितरण जो है सभी समूह में आपका जो है समान रूप से होना चाहिए, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ मिले। जैसे होते हैं ना, कई व्यक्ति होते हैं, क्या कई संसाधन ऐसे होते हैं जो कि कुछ व्यक्ति ही उसका जो है लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो है संसाधनों का उपयोग जो है सभी व्यक्तियों तक जो है समान रूप से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो है सभी व्यक्ति अगर समान रूप से करेंगे तो इसका जो है उपयोग कहीं ना कहीं जो है आपका सोशल होता है। ठीक है, जो आपका सामाजिक होता है वहाँ पे भी आपका जो है इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। तो जो आपके अपशिष्ट होते हैं, जैसा आपका कूड़ा करकट वगैरह हो गया, ठीक है, मलमूत्र वगैरह हो गया, तो इनका जो है प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, इनके निपटारे का प्रबंध होना चाहिए। अगला आता है वन एवं वन्य जीवन संरक्षण। तो जो आपके वन है, वन्य जीव संरक्षण है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वन जो है आपकी जैव विविधता का तप्त स्थल है। ठीक है, तो जो आपका वन होते हैं वो आपका बेसिकली वन जो आपकी जैव विविधता होती है वहाँ पे वनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वन की बात करें तो जो आपके अमेजन के जंगल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी सबसे ज़्यादा वन विविधता पाई जाती है, जैव विविधता आपकी पाई जाती है। तो वन जो है जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना जो है प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि जो है विविधता को नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो अगर आप जो है जंगलों वगैरह को नष्ट करेंगे, वनों को नष्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जैव विविधता आपकी कम होती रहेगी। जैव विविधता कम होगी तो जो आपकी साइकिल इस प्रकार से चलती थी, फूड साइकिल, वो आपकी प्रॉपर नहीं चल पाएगी। तो प्रॉपर नहीं चल पाएगी तो इससे क्या होगा, जो आपका पारिस्थितिक तत्व होगा उस पर जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और वो आपका नष्ट हो सकता है। अगला पॉइंट आता है जैव विविधता। तो जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता जो है किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या होती है। तो जैव विविधता वो होती है जैसा आपकी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो है आपकी वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की वहाँ पे संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पुष्पी पादप हो गए, तो जैसे पुष्प के आपके कई प्रकार के यहाँ पे जो है विविधता पाई जाती है। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, तो इसको जो है जैव विविधता कहा जाता है। पक्षी हो गए, पक्षी भी कई प्रकार के होते हैं, कीट हो गए, सर्पीकृत हो गए, जीवाणु हो गए, तो इनको बेसिकली जो है जैव विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है तप्त स्थल। तो जो हमने तप्त स्थल पढ़ा था, ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ सकता है कि तप्त स्थल किसको कहते हैं। तो तप्त स्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ जो है अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दावेदार। ठीक है, तो दावेदार वह होता है ऐसे लोग जिनका जीवन जो है कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कई प्रकार के यहाँ पे आपको जो है दावेदार देखने को मिलते हैं। जैसा कोई भी चीज़ है, यानी कोई चीज़ है तो जिसका जीवन जो है उस पर जो है निर्भर है, तो वो उसके जो है दावेदार कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दावेदारों को यहाँ पे दावेदार के रूप में जो है वनों पर उनकी निर्भरता यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे आपको जो है बांटा गया है। पहला आता है स्थानीय लोग। तो जैसा आपके जंगल होते हैं, ठीक है, तो जंगल में जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। तो जो आपके स्थानीय लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके जंगलों पर बेसिकली निर्भर होते हैं। वो जो है अपनी अगर उन्होंने गाय भैंस पाली होगी तो वो बेसिकली गाय भैंसों के लिए जो आपकी घास होती है वो वनों से लाते हैं। जो आप अपने लिए ईंधन के लिए लकड़ियाँ होती हैं जिसमें वो खाना बनाते हैं, उनको जो है वनों से यहाँ पे प्राप्त करते हैं।
अगला आता है सरकारी वन विभाग। तो जो आपके वन विभाग होते हैं जो गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, ठीक है, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो वन दरोगा का, ठीक है, तो ये आपका क्या है, वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो सरकार जिनके पास जो है वनों का स्वामित्व है तथा वनों को जो है नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो जो सरकार होती है वो जो है वनों का जो है वनों को नियंत्रित करती है। जैसे वनों में कभी आग लग गई, ठीक है, तो उसको बुझाने का काम कौन करती है, वन विभाग करती है। तो इस प्रकार से जो है सरकारी वन विभाग भी होते हैं जो आपकी जंगलों का यहाँ पे संरक्षण करती है। अगला आता है उद्योगपति, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो आपके उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वनों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपभोग या उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वन्य जीव प्रकृति प्रेमी। तो जो आपके प्रकृति प्रेमी होते हैं बेसिकली वो जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है दावेदार में वनों के 4 टाइप यहाँ पे आ गए। पहला आ गया स्थानीय लोग, दूसरा आ गया सरकारी वन विभाग, तीसरा आ गया उद्योगपति, चौथा आ गया वन्य जीव व प्रकृति प्रेमी। तो इसमें जो है आपके जो है कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ निवासियों ने जो है वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक है। तो जो आपके स्थानीय लोग होते हैं वो भी कई बार जो है वन संरक्षण में यानी वन के संरक्षण में जो है वन को बचाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो उनके यहाँ पे कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं। पहला आता है आपका खेजरी वृक्ष। तो जो आपका खेजरी वृक्ष है, अमृता देवी बिश्नोई जो आपकी 1731 ईस्वी में जो है राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए जो है 363 लोगों के साथ अपने आप जो है को बलिदान कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपके अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने जो है 1731 में राजस्थान के जोधपुर में जो है एक गांव से वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ जो है अपने आप को बलिदान कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है, अमृता देवी बिश्नोई 1731 खेजरी वृक्ष, ठीक है। तो और 363 लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने, आपका काम बन जाएगा। अगला आता है चिपको आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस जो है 99% होते हैं, ठीक है। तो चिपको आंदोलन आपको पता है उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है यह आंदोलन जो है गढ़वाल के जो है रैणी नाम के गांव में हुआ था। जैसा कि आपको पता है रैणी गांव आपका कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर आप कभी गए होंगे तपोवन साइड तो वहाँ पे जो है आपका एक रैणी गांव आता है। तो वहाँ पे जो है एक महिला थी गौरा देवी, तो उसी महिला ने वहाँ पे जो है चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं, वहाँ की महिलाएं जो है उसी समय वन पहुँचकर जब ठेकेदार ने आदमी को वृक्ष काटने में लगे थे, ठीक है, तो जो आदमी जो है ठेकेदार के वृक्ष काटने में लगे थे, महिलाओं ने जो है पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी और ठेकेदार के आदमियों को जो है वृक्ष काटने से रोक दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो है जो आदमी जो है वृक्षों को काट रहे थे उनको जो है वृक्षों को काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से जो है बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों का उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पे जो है आपका लगभग ये 1974 की बात है, ठीक है। तो 1974 में आपका जो है रैणी गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। रैणी गांव आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अगला आता है पश्चिमी बंगाल के वन विभाग ने जो है क्षत्रिय हुए साल के वृक्षों को जो है आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया, ठीक है। तो जो आपके पश्चिमी बंगाल के वन विभाग था उसने जो है साल के वृक्षों की वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी, तो उनको जो है नया वन क्षेत्र वहाँ पे घोषित किया था। तो नया वन क्षेत्र घोषित करने से वहाँ पे जो है वनों को क्या मिल गया, नया जीवन मिल गया। नया जीवन इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने जो है वन का संरक्षण वहाँ पे जो है वन विभाग ने खुद अपने ऊपर वहाँ पे ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका सभी के लिए जल, ठीक है। तो जो आप जैसा कि आपको पता है जल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जल हो गया, हवा होगी, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, जल पृथ्वी में पाए जाने वाली सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है आपको भी पता होगा। अगला आता है वर्षा हमारे लिए जो है जल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। तो वर्षा की बात करें तो वर्षा जब होगी तभी आपका जो है जल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर वर्षा नहीं होगी तो आपका जो है जल प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है भारत में कई क्षेत्रों में जो है आपके बांध हैं, तालाब हैं और नहरें हैं सिंचाई के लिए जो उपयोग किए जाते हैं। तो जो आपके बांध होते हैं, तालाब होते हैं और नहरें होते हैं, ये बेसिकली सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर बांध की बात करें तो बांध भी इंडिया में बहुत सारे हैं, तो इनका उपयोग जो है पीने के पानी के योग्य भी वहाँ पे किया जाता है। कई जगह जो है इसकी सप्लाई की जाती है, ठीक है। तालाब हो गए तो तालाब से बेसिकली आपका जो है यहाँ पे सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला आता है बांध। तो बांध को देखते हैं, तो बांध में जो है जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है बांध जो डैम होते हैं, तो डैमों में जो आपका जल संग्रहण होता है काफ़ी मात्रा में होता है, जिनका उपयोग जो है सिंचाई में नहीं बल्कि जो है विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है। तो इनका उपयोग जो है सिंचाई में भी किया जाता है और विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका
कई बड़ी नदियों के जो है जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कई बड़ी नदी है, जैसे आपका पता है आपको जो है, जैसा आपका टिहरी बांध हो गया, नदी भागीरथी गंगा। ठीक है, तो ये आपका जो है भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर जो है आपका टिहरी बांध बना है, ये तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड का पेपर है, तो उत्तराखंड से आपका जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो आपका टिहरी बांध है ये आपका जो है भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, तो यह आपका जो है भागीरथी नदी जो है जब देवप्रयाग में आती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली भागीरथी को भी लोग गंगा यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में आ सकता है कि जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर बना है। अगर आपका भागीरथी ऑप्शन में आता है तो भागीरथी पे टिक करना है, अगर भागीरथी नहीं आता है उसकी जगह गंगा आता है तो गंगा पे आपको जो है टिक कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भागीरथी खोज रहे हैं वहाँ ऑप्शन में आया ही नहीं है। अगला आता है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध आपका जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट आता है भाखड़ा नंगल बांध, तो ये आपका जो है सतलुज नदी पे बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है बांधों के लाभ। तो जो आपके बांध होते हैं यानी डैम होते हैं उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त जल सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जो आपकी सिंचाई वगैरह होती है उसके लिए आपका जो है पर्याप्त जल यहाँ पे सुनिश्चित करना। विद्युत उत्पादन करना। ठीक है, तो जो आपकी विद्युत यानी आपकी जो बिजली उत्पादन होती है उसके लिए यहाँ पे उत्पादन करना। नेक्स्ट आता है क्षेत्रों में जो है जल का लगातार वितरण होना। तो जो आपके क्षेत्र होते हैं बेसिकली शहरी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे जो है जल की बहुत बड़ी समस्या रहती है, यानी पानी आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है पानी की जो है यहाँ पे लाइन सप्लाई की जाती है। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली बांधों से इस प्रकार से जो है पाइपलाइन द्वारा जो है पानी की कमी को दूर किया जाता है। अगला आता है बांधों से हानियाँ। तो जो बांध होते हैं आपके डैम होते हैं उनसे क्या क्या हानियाँ हो सकती है। पहला आता है आपका सामाजिक हानियाँ। तो सामाजिक हानियों की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में जो है किसान व आदिवासी विस्थापित होते हैं। तो जैसा आपका डैम कहीं पे बन जाता है तो उसके अगल बगल अगर उसके पास में कोई गांव होगा तो वहाँ पे भी बेसिकली आपका जो है खतरा बना रहता है। ठीक है, भूस्खलन का खतरा रहता है। कहीं कभी जो है पानी नदी का स्तर बढ़ जाता है तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो जो है गाँव को वहाँ पे खतरा रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो उन्हें मुआवजा बेसिकली वैसे तो दिया जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कंडीशन में जो है उनको मुआवजा नहीं मिलता है। ठीक है, उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कागज़ पत्र करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है आदि जो आपके गाँव के लोग होते हैं वो जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरणीय समस्या। तो जो आपकी पर्यावरण की समस्या क्या क्या हो सकती है, इसमें पहला आता है वनों का क्षय होना है। ठीक है, तो वन जो है बेसिकली आपके क्षय होते हैं, यानी आपके जो है वन नष्ट हो जाते हैं। अगर जो है नदी के आसपास आपके वन होंगे तो अगर आपका वहाँ पर भूस्खलन होगा तो वन आपका जो है नष्ट वहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जैव विविधता की हानि होती है। ठीक है, तो जो आपकी विभिन्न प्रकार के वहाँ पे जैव विविधता पाई जाएगी, अगर वनों की हानि होगी तो आपकी जैव विविधता की वहाँ पे हानि हो जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। तो जो आपका पर्यावरण संतुलित रहता है वो आपका जो है वहाँ पे बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। अगला आता है आर्थिक समस्याएं। तो जो आपकी डैम वगैरह से आर्थिक समस्याएं क्या क्या होती हैं, तो जनता का अत्यधिक धन लगता है। ठीक है, तो जनता से बेसिकली टैक्स वगैरह के रूप में बेसिकली धन वगैरह इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट आता है उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस अनुपात में जो है जनता को जिस प्रकार से यहाँ पे धन लिया जाता है उस प्रकार से वहाँ पे जनता को जो है लाभ उपयुक्त रूप से नहीं मिल पाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है जल संग्रहण। तो जल संग्रहण की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है भूमि एवं जल के जो है प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। ठीक है, तो जल संग्रहण का बेसिकली मुख्य उद्देश्य यही है, जो आपके भूमि का जल है और जो आपका भूमि और जो आपके जल हैं इसको जो है प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, जो इसके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इनका जो है विकास करना है। इसमें आता है पहला वर्षा का जल संचयन। तो जो आपका वर्षा का जल होता है, वर्षा जल संचयन से जो है वर्षा जल भूमि के अंदर जो है भौम जल भाग के रूप में संचरित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका वर्षा का जल होता है बेसिकली जल के अंदर अपने आप जो है संरक्षित हो जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका वर्षा का जल संचयन कहलाता है। जल संग्रहण में जो है भारत की बहुत प्राचीन संकल्पना है। ठीक है, तो जो इंडिया की संकल्पना है जल संग्रहण में काफ़ी प्राचीन है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो तकनीकी यहाँ पे दी है किस प्रकार की तकनीकी और कौन से राज्य में यहाँ पे जल संग्रहण किया जाता है। तो जो आपके खादिन होते हैं, बड़े पात्र होते हैं या नाड़ी होते हैं, इसके द्वारा जो है राजस्थान में यहाँ पे संग्रहण किया जाता है। अगला आता है बंदा रस व ताल। ठीक है, तो ताल के रूप में जो है महाराष्ट्र में यहाँ पे जल का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट आता है बंदिश। तो बंदिश में जो है एमपी हो गया, आपका यूपी हो गया, इनमें जो है जल का संग्रहण किया जाता है। अगला आता है आहार पाइन। तो आहार पाइन के जगह पे जो है बिहार में यहाँ पे संग्रहण किया जाता है। अगला आता है एरिस। एरिस आपका तमिलनाडु में, कुल्हा आ गया आपका हिमाचल प्रदेश में और वावड़ी आ गया आपका जो है दिल्ली में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके तकनीकी यहाँ पे दिए हैं, राज्य आपके यहाँ पे दिए हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इसको 2-3 बार पढ़िए, आपका जो है दिमाग में वैसे ही ऑटोमेटिक घुस जाएगा। ठीक है,
तो अगर जो है ऑप्शन में अगर आपका आता है तो आप जो है आसानी से टिक यहाँ से कर दोगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है भौम जल का जो है भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। तो जो आपके भूमिगत जल होते हैं इसके संरक्षण में बेसिकली क्या क्या लाभ यहाँ पे होते हैं। पहला आता है पानी का जो है वाष्पीकरण नहीं होता है। तो जो आपका पानी होता है उसका वाष्पीकरण आपका नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आपका जो है पानी जो है भूमि में घुस गया यानी धरातल के अंदर चले गए तो उसका वाष्पीकरण वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। अगला आता है यह कुओं में भरता है। तो यह जो आपके कुएं वगैरह होते हैं इनमें आपका जो है जल आपका भर जाता है। नेक्स्ट आता है पौधे की नमी, पौधों को जो है नमी पहुंचाता है। तो जो आपके पौधे वगैरह होते हैं वो आपके जो है भूमिगत जल से ही आपकी जो है जल लेते हैं, ठीक है। तो जल को ग्रहण करते हैं तो पौधों को नमी मिलेगी तो जो है पौधा आपका जो है अच्छा होगा, ठीक है। अगला आता है मच्छरों के जनन की समस्याएं नहीं होती है। तो जो आपके मच्छर होते हैं उनमें जो है जनन की समस्याएं इससे नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है यह जंतुओं के अपशिष्ट को संदूषण से सुरक्षित करता है, ठीक है। तो जो आपके जंतु के अपशिष्ट वगैरह होते हैं तो इनको जो है यहाँ पे सुरक्षित करता है, ठीक है। जो आपकी गंदगी वगैरह उसमें लग जाती है तो उससे जो है सुरक्षित करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अगला आता है कोयला एवं पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो आपके कोयला और पेट्रोलियम है तो इसमें पढ़ते हैं कोयला और पेट्रोलियम जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो इसको जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो आपके कोयला और पेट्रोलियम है वो आपके अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो इनकी जो है क्या होता है, ये आपके जो है फिक्स मात्रा में आपके पाए जाते हैं। इनका जो है उपयोग ये अगर आप इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम को आपको जीवाश्म ईंधन में किस श्रेणी में रखा जाता है ये मैंने आपको जो है पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है निर्माण। तो कोयला का निर्माण जो है 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है। तो कोयले का जो निर्माण होता है अगर आपका जो है 300 मिलियन वर्ष पूर्व आपके जो है जितने भी वनस्पति अवशेष जो है पृथ्वी के अंदर आपके जो है दफन हो गए होंगे उनके अपघटन से आपका जो है कोयले का निर्माण होता है, ठीक है, या हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से होता है। तो जो आपका पेट्रोलियम होता है बेसिकली जो आपके पेट्रोलियम की खानें जो होती है वो आपका समुद्र के किनारे जो है अधिकतर रहती हैं, वह इसलिए रहती हैं क्योंकि जो आपके समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके जो मृत अवशेष होते हैं तो उनका अपघटन होता है। तो इससे जो है आपके पेट्रोलियम का निर्माण होता है। यह अपघटन जो है उच्च दाब व उच्च ताप के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पेट्रोलियम के निर्माण में जो है लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक है। तो जो आपके पेट्रोलियम है इसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा वर्ष आपके लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है इनके जो है फिक्स आपकी यहाँ पे फिक्स आपकी जो है ये क्या होते हैं फिक्स होते हैं। तो फिक्स होंगे तो क्या होगा अगर जो है इसका उपभोग करते रहेंगे तो जो है एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके समाप्त हो जाएंगे। पहला आता है इसमें कोयला। तो कोयला वर्तमान की दर से उपयोग करने पर जो है अगले 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो अगर कोयले को अगर आप इसी प्रकार से जो है यूज़ करते रहेंगे जैसा कि आज के टाइम पे हो रहा है तो अगले जो 200 साल होंगे वह जो है कोयला 200 साल तक ही उपलब्ध रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान दर से जो है पेट्रोलियम केवल जो है अगले 40 वर्षों तक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पेट्रोलियम का अगर जो है वर्तमान दर से उपयोग किया जाएगा तो जो अगले 40 वर्ष होंगे इनमें जो है पेट्रोलियम का जो है स्रोत आपके जो है ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ, ठीक है। तो जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे आपका कोयला हो गया पेट्रोलियम हो गया इनसे क्या क्या हानियाँ होती है। पहला आता है आपका वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट घटक आता है। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से जो है बड़ी मात्रा में आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है। तो आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और आपका जो है यहाँ पे तीसरा आता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये गैसें जो है वातावरण को जो है प्रदूषित करती हैं। तो इन गैसों के उत्पादन से आपका जो है यहाँ पे वातावरण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो यह आपका जो है वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि गैस है, ठीक है। तो गैस आपका वायुमंडल में मिलेंगी तो आपका जो है वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगला आता है आपका बीमारियाँ। तो बीमारियाँ भी इससे कई ज़्यादा फैलती हैं। यह प्रदूषित वायु जो है अनेक प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है। तो जैसा कि आपको पता है अगर आप जो है गंदी वायु को यानी गंदी ऑक्सीजन को यानी जो आपकी गंदी हवा है उसको अगर आप सांस के साथ अंदर लेंगे तो आपकी क्या होगा, इससे आपके शरीर में कई प्रकार के रोग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे आपकी दमा हो सकती है, खांसी का कारण यह आपका बनती है, ठीक है। अगले आता है वैश्विक उष्मण, ठीक है। तो वैश्विक उष्मण की बात करें तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से आपका जो है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं इनसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव है और आपका विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसका प्रभाव जो है आपका ग्रीन हाउस गैस बनाने में इसका जो है यहाँ पे प्रमुख जो है कारण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। तो जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं इनके अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इनमें जो है आपको जो है मितव्ययता बरतनी होगी। तो इसको जो है आपको जो है अधिक यहाँ पे व्यय इस पर नहीं करना पड़ेगा। इसमें आता है पहला पॉइंट, ये सामयिक और सीमित है। ठीक है, तो ये आपके जो है सीमित स्रोत है आपके और ये आपके जो है कुछ ही सालों में आपके समाप्त हो जाएंगे जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगला आता है एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ये भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। इसमें जो है कई वर्ष आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय। तो जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं इनके प्रयोग जो है सीमित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इनको यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला आता है जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद करें। ठीक है, तो जो भी आपके विद्युत उपकरण वगैरह होते हैं इनका जो है अगर आप उपयोग नहीं करें, जैसा पंखा है, ठीक है, अगर आप कमरे से बाहर चले गए, रूम से बाहर चले गए तो आप जो है उसको स्विच बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है घरों में जो है CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। ठीक है, तो आप CFL का उपयोग कर सकते हैं। आपका LED आजकल चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप CFL या LED का उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं जिससे आपकी जो है बिजली की यहाँ पे बचत हो सकती है। नेक्स्ट आता है निजी वाहनों की अपेक्षा जो है सार्वजनिक यातायात वाहनों का प्रयोग करना। ठीक है, तो आजकल तो सबके पास अपनी जो है पर्सनल यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हैं। ठीक है, तो आप जो है पर्सनल गाड़ी की जगह पे आप जो है यातायात के सार्वजनिक वाहन होते हैं तो उनका उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोविड है इसलिए जो है इसका जो है यहाँ पे पॉसिबल कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है लिफ्ट की अपेक्षा जो है सीढ़ी का उपयोग करना। तो जो आपकी देखा होगा कई जो आपकी मॉल वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती है तो वहाँ पे लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा जो है आप सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जहाँ हो सके वहाँ सोलर कुकर का उपयोग करें। तो जहाँ पे जो है अच्छी खासी आपकी धूप आ रही है तो वहाँ पे जो है आप सौर कुकर का वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए तो आप जो है LPG वगैरह का उपयोग न करके आप जो है सौर कुकर ला सकते हैं तो उसका उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका चैप्टर था। आगे जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 2-3 क्वेश्चन। एक प्राकृतिक गैस और LPG को छोड़कर किसी अन्य स्वच्छ ईंधन का नाम बताइए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए, बता सकते हैं। भौम जल को यानी जो आपका भूमिगत जल होता है इसको वृद्धि करने के लिए सबसे प्रचलित तकनीकी कौन सी है। ठीक है, तो बता सकते हैं आप। उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। यहाँ से जो है जितने भी डाउट थे आपके मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं और आपको जो है कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जो है और अपने जो है यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपकी जो है इच्छा के अनुसार वहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। यहाँ पे जो है आपका आज NCERT की जो आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस था, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस था, आप मान सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट का जो भी सिलेबस था यहाँ पे जो है जितने भी चैप्टर थे ये आपके ख़त्म यहाँ पे हो जाते हैं और इसके बाद कल से हम जो है यहाँ पे बायो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी भी आपका जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी 5-6 तारीख तक जो है आपका यहाँ पे बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।